प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब वो जो मैंने स्केल वाली चीज बताई थी ना आपको, वही इसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ प्रिज्म है ये भी अपन ने बहुत ज़्यादा बनाया, पर हल्का सा अपन ने क्या दे रखा है यहाँ पे, कर्व दे रखा है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो क्या है, वेरी स्मॉल। और जब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल है यानी ए स्मॉल है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे देखो जब एंगल्स स्मॉल होंगे तो वहाँ पे क्या था, हमने कल ये पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, ये था। अब एंगल स्मॉल होंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2। तो इससे कैंसिल है ना। तो यहाँ से क्या आया, म्यू इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम। तो डेल मिनिमम की वैल्यू जो आई वो म्यू माइनस 1 इंटू ए निकल के आई। यानी अगर अपने से पूछा जाए कि थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन कितना होता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब कहाँ तक यूज़ करना है, अप टू 5 डिग्री, या वो ये बोलेंगे कि फॉर ए थिन प्रिज्म, है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू आती है कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू कितनी होती है 2। अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे 2 या उसके अराउंड ऐसी होती है। ए की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं अपन, अप टू 5 डिग्री बोल रहे हैं। इसका मतलब फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 5 डिग्री है, 2 अगर होगा तो 2 माइनस 1 1, यानी ऑलमोस्ट ए के बराबर आ जाएगा डेविएशन। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। एक और चीज़, ये वाला ग्राफ भी अपने को ध्यान में रखना है, किसका, ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल और डेविएशन के बीच में ग्राफ कैसा आता है। अपन ने कल ये चीज़ देखी थी कि ये म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2 आया था। अगर अपन इससे मिनिमम डेविएशन निकालेंगे तो कैसे आएगा कि साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाई 2। फिर आया ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए बाई 2। ठीक है। फिर यहाँ से अगर अपन देखें तो डेल मिनिमम कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स म्यू साइन ए बाई 2 माइनस, सही है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आई। अब अगर अपन इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो आता है कुछ ऐसा, है ना। किसी एक एंगल पे ही मिनिमम डेविएशन आ रहा होता है, आई पे ही क्या आता है, मिनिमम डेविएशन, डेल मिनिमम। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ पता लगी, ये डेल वर्सेस इंसिडेंट एंगल का ग्राफ है। फर्स्ट अगर आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करोगे शुरुआती दौर में तो क्या होगा, डेविएशन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेविएशन कम होगा, और एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे डेविएशन सबसे कम होता है, जिसे अपन डेल मिनिमम बोलते हैं। उसके बाद की कंडीशन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही, फिर डेविएशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कारण इसके पीछे क्यों बढ़ रहा होगा, कारण इसके पीछे क्यों बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ने का कारण जो हो रहा है वो है इसका TIR की तरफ जाना। बढ़ने का जो कारण है वो क्या है, TIR। मतलब देखो इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे शुरुआती तौर में तो एंगल ऑफ फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वो एंगल जो आएगा वो कम आएगा, मतलब आएगा तो ज़्यादा पर वो डेविएशन उनका इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे डेविएशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। पर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, मिनिमम डेविएशन आ गया, उसके बाद क्या होगा, वो ग्रेजिंग हो चुका है। ग्रेजिंग इन द सेंस सेकेंड सरफेस के पैरेलल लाइट निकल चुकी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता जाएगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट आप बढ़ाओगे तो वहाँ पे अब देखो लाइट दूसरी सरफेस से बाहर निकलेगी, जब क्या होता है,
डेंसर से रेयर जा रही है, और डेंसर से रेयर जाती है तभी TIR के चांसेस होते हैं। तो TIR के चांसेस होंगे तो इसका मतलब अगर अपन ने वहाँ पे एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब वहाँ क्या हो जाएगा TIR, और फिर वापस से वहाँ पे डेविएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि अपने को पता है जब TIR हो गया यानी रिफ्लेक्शन हो गया यानी डेविएशन की वैल्यू 180 - 2 आई, वही तो होता है। तो वहाँ डायरेक्टली अपन ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले का एक्सप्लेनेशन तो ये है, इसके बाद वाले का एक्सप्लेनेशन ये है। तो पहला पॉइंट तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो फॉलो हो रहा है। दूसरा, ये आप लोगों को खुद को लिखना है जो चीज़ मैंने बताई। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ देखा देर आर टू एंगल्स वेयर सेम डेविएशन अकर, है ना, और आना भी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अभी अपन ने एक स्पेसिफिक कंडीशन ली थी, I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, कल ली थी ना वो, जिससे अपन ने मिनिमम डेविएशन निकाला था। तो I1 इज इक्वल टू I2 पे आपने डेल मिनिमम लिया। ऐसे ही मुझे बताओ, I1 क्या था, इंसिडेंट एंगल, I2 क्या था, इमरजेंट एंगल, जिससे वो बाहर निकल रही थी। तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है और जितने एंगल से बाहर निकल रही है उन पे जो डेविएशन आने वाला है वो क्या आता है, सेम। उसी की तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे दोनों पे क्या आ रहा है, सेम डेविएशन आ रहा है ना। तो इसका मतलब अपने से अगर बोला जाए कि एक एंगल जिस पे, जैसे वो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन उसके अंदर करते हैं। मैंने पावर वाले में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि अगर दो वैल्यूज़ पे सेम पावर आती है और उसका मल्टीप्लिकेशन R² के इक्वल होता है, ये सारी चीज़ बताई थी। यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर मान लो अपने से बोल दिया जाए कि एक एंगल है 30 डिग्री जिस पे इतना डेविएशन आता है, तो बताओ इमरजेंट एंगल क्या होगा, क्या होना चाहिए जिस पे यही डेविएशन आ सके। तो वहाँ पे इस ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि वही इमरजेंट एंगल होगा तब जाके अपन सेम वहाँ पे डेविएशन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो आप लोग और ये ग्राफ बन, फॉर्मूला बेस ज़्यादा आता है इसमें। क्वेश्चन जो आते हैं ये कहीं ना कहीं, देखो ये फॉर्मूला अगर भूल गए तो मुश्किल है कि आप वहाँ पे ये चीज़ निकाल सको, क्योंकि वहाँ ज्योमेट्री लगाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो मैं इस पे जो पॉइंट दिखा रहा था वो पहला पॉइंट लिख लो। when angle of incident increases, when angle of incident increases, the angle of refraction also increases. Due to this deviation start decreasing. And reaches to a minimum value which is called as minimum deviation, ठीक है। आफ्टर फर्दर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, the chances of TIR increases, which increases the chances of TIR increases, which increases the deviation,
दैट्स वाई deviation increases after minimum deviation occur. ठीक है, दूसरा, देर आर टू वैल्यूज ऑफ, मतलब आप ऐसे समझ लो, देखो एक अच्छी सी बात बताता हूं जो आप लोगों के काम आएगी, ध्यान से सुनना। एक प्रिज्म है, प्रिज्म से एक फेस पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना, और उसके बाद क्या हो गया, वो दूसरे एंड से बाहर निकल गई। ठीक, अब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे कहूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मान लो अगर वो लाइट दूसरे फेस से एंटर करती तो बताओ फिर क्या होता। क्वेश्चन को घुमाने का तरीका ये है कि अगर लाइट दूसरे फेस से एंटर करती तो क्या होता। तो वही चीज़ है, अगर एक इंसिडेंट एंगल बनता है ना, तो दूसरा क्या बनता है, इमरजेंट एंगल। तो दूसरा अगर इंसिडेंट एंगल बनेगा तो पहला वाला क्या बन जाएगा, इमरजेंट एंगल। तो ये ध्यान में रखना। अगर यही अपन देख रहे हैं ना, डेविएशन हमने कहा दो एंगल पे सेम डेविएशन आता है, वो उस पर भी वैलिड है। ठीक है ना। तो अब ये तुम अपने हिसाब से पॉइंट बना के लिख लो कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन आता है, तो अगर एक रे इधर से एंटर कर रही है तो ये वाला इंसिडेंट रे बनेगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इमरजेंट। अब अपन दूसरे वाले फेस से अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो उस पर अगर इंसिडेंट कराने पे डेविएशन इतना आ रहा है, तो इमरजेंट एंगल इधर वाला भी उतना ही होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ पहले तो, फिर उसके बाद एक दो पॉइंट और देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो लिखो फर्स्ट एक क्वेश्चन जो इंफॉर्मेटिव भी है, काम आएगा, ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया है। व्हाट शुड बी द minimum value of refractive index of a prism? What should be the minimum value of refractive index of a prism? There will be, so that there will be no emergent ray irrespective to the angle of incidence। कोई भी angle of incidence रख लो ताकि वो वहां से लाइट रे बाहर ही नहीं निकल पाए। कहने का मतलब क्या हुआ, TIR, या अगर बाहर नहीं निकल रही है तो रे पैरेलल निकल जाए, ऐसा भी तो कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ये हमारी, अगर अपन यहाँ देखें तो ये आ गया, मेरे साथ ही क्यों होता है ये। चलो ये देखो, एक और मार्कर लगाया था ना, अच्छा ये भी लिख लेना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। कुछ इन्फॉर्मेशन तो देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको क्या दे रखा है, ए, उसकी फॉर्म में आंसर निकालना। तो लेट्स से इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, है ना। यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, इस जगह पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, आई जानी ऐसे चाहिए, पर कैसे चली जाएगी, ये। अब यहाँ पे अपन ने नॉर्मल बना दिया। अगर मैं यहाँ पे भी ले जाता हूँ लाइट, तो मेरा काम तो हो गया ना। देयर विल बी नो इमरजेंट रे, इमरजेंट रे नहीं है, तो इसका मतलब मिनिमम के लिए मैं क्या कहूँ कि ये वाला एंगल कितना, तो मैं, अच्छा ये वाला एंगल क्या माना था भैया आपने, है ना। तो अगर ये I2 हो गया, तो अब ये I1, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन कहेंगे, बोलो। इसका मतलब R2 हमारा क्रिटिकल एंगल बन चुका है कि नहीं बन चुका है। अरे यार ये भूल गए क्या फिर से। ये हमारा नॉर्मल हो गया, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, और अगर ये ऐसे चली जाती थी तो मैं क्या कहता था कि साइन आई अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ऐसे करते थे ना। तो क्या जाता था, साइन आई इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। फिर यूँ कहते थे कि ये IC हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, ये जो कहते थे ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये हमारा जो एंगल है वो क्या क्रिटिकल एंगल IC हो चुका है ना, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ना। अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे पता है,
क्या पता है मुझे, हमें ये पता था कि R1 प्लस R2 का सम होता है A। लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है ना। ये अपन अब देखो ये छोटी छोटी बातें आपको प्रिज्म की इंफॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ R2 कितना है, बोलो कितना है, IC। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 प्लस IC इज इक्वल टू A। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दैट, क्या आ जाएगा, देयर विल बी नो इमर्जेंट रे इररेस्पेक्टिव टू द, समझ में आ गई। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे कहूं, अपन ने मिनिमम के लिए जब बात करी थी तो मिनिमम में क्या कहा था कि R1 इज इक्वल टू R2, मिनिमम के लिए क्या कहा था, R1 इज इक्वल टू R2। तो मुझे बताओ अगर R2 IC है तो R1 भी क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस IC इज इक्वल टू, यही है बात, समझना ध्यान से। मिनिमम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R1 और R2 जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे ये IC है क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला भी क्या रहा होगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। या उससे देख लो कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल वाला जो अपन करते थे, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से क्या कहोगे तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, तो IC की वैल्यू कितनी आ गई, A/2 आ गई। अब क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे बताओ, दोनों तरफ साइन ले लूं, क्योंकि साइन IC लेते ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि साइन IC की वैल्यू क्या होती है 1/μ। तो यहाँ क्या जाएगा, साइन IC इज इक्वल टू साइन A/2, क्या आएगा 1/μ इज इक्वल टू साइन A/2। तो क्या लिखूंगा, म्यू इज इक्वल टू 1/sin A/2 यानी कोसेक A/2। तो अब मुझे अगर जनरलाइज फॉर्म में आंसर बनाना है तो मैं क्या आंसर बनाऊंगा, ये तो चलो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू आ गई कितनी, कोसेक A/2। मतलब अगर मैंने ये चेक किया इंसिडेंट एंगल, देखो अभी मैं इसको इन्फॉर्मेटिव क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा जहाँ पे वैल्यू आ गई इंसिडेंट एंगल की 45, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है ना। अब मिनिमम वैल्यू है तो मैंने अगर मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था, एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे दे दिया 30, तो या 60 डिग्री दे दिया, अपन तो उससे लेके चलते हैं, 60 डिग्री दे दिया तो A/2 कितना हो गया 30 होते हैं, कितना हो गया कोसेक 30 कितना होता है 2, है ना। तो कोसेक 2 मतलब मिनिमम वैल्यू 2 है। आपको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 2 पॉइंट समथिंग दे रखा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इमरजेंट रे निकलेगी नहीं, वहाँ पे क्या कंडीशन हो रही होगी TIR की। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेटिव है क्वेश्चन कि अगर मुझे ये पता लग गया कि म्यू की वैल्यू कोसेक A/2 से ज़्यादा आ रही है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा TIR, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे पाथ की चेंजेस चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा A और IC के बीच में क्या कहूँ, अपन ने एक मिनिमम कंडीशन के लिए देखा कि A इज इक्वल टू ट्वाइस IC। अब मुझे क्या रिलेशन बोलना चाहिए जिससे हमारा ये भी कह सके कि अगर IC और A के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि वापस से TIR हो जाए। ये तो मिनिमम के कंडीशन में ही बराबर है ना। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल तो वहाँ, तो इसका मतलब वहाँ पे TIR हो जाएगा, तो इस TIR होगा ना इमरजेंट रे, ये यूँ ये ऐसा शेप बनेगा ना, ऐसे बनने में तो चांसेस हैं, ऐसा शेप बनेगा तो फिर उसके अंदर क्या होंगे TIR के। तो ये समझ लेना कि अगर मेरे से बोल दिया कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ IC, तो अपन वहाँ ये कह देंगे कि वहाँ पे TIR हो रहा होगा, रे बाहर निकलेगी ही नहीं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से अपन ने निकाल ली, तो ये दोनों आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। हाँ हाँ क्या ये इंसिडेंट एंगल थोड़ी ना है, इनसे ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ ना। और ये मिनिमम जब R1 R2 इक्वल करते हैं तो मिनिमम डेविएशन की बात, मिनिमम डेविएशन हो गया, तो मिनिमम डेविएशन किस पे अकर होता है, जब मैंने बताया था ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होगी जिसके लिए,
तो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होगी। तो फिर मैंने अभी बोला ना, या तो आप इमरजेंट एंगल से देख लो कि I1 इज इक्वल टू I2। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने पूछा हुआ है ताकि इमरजेंट रे बाहर ही नहीं निकले। तो इसका मतलब इधर से भी ग्रेजिंग हुआ था, इधर से भी ग्रेजिंग ही निकलेगी ना। बात समझ में आ गई। I1 की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या हो गई 90। मैंने उसी हिसाब से बताया कि यहाँ से भी ग्रेजिंग हुई तो इधर से भी ग्रेजिंग हो गई। हो गया। अब मान लो अगर मिनिमम वाला कंडीशन नहीं लेते तो आप वो निकाल सकते हो क्या, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू। अरे इजी है ना। कैसे कि अगर मान लो आप कह रहे हो कि नो इमरजेंट है तो एंगल ऑफ इमरजेंट कितना ले रहे हो 90 डिग्री। उससे R1 क्या बन गया आपका, R2 क्या बन गया क्रिटिकल। तो वहाँ से R1 निकाल सकते हैं। तो मिनिमम के केस में अपन ने बताया, पर मिनिमम का अगर नहीं होगा तो फिर R1 और R2 बराबर थोड़ी होंगे। तो फिर तो आप ये लिखोगे ना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब अपने को पता है R2 तो IC के इक्वल है, तो R1 कितना हो गया A माइनस IC। अब मुझे पता है इन दोनों सरफेस के बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखोगे, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो वहाँ से अपन साइन I की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ म्यू A एंड IC निकाल सकते हैं, है ना। फिर वो निकल गया तो अपन ये भी निकाल सकते हैं कि डेविएशन कितना होगा। तो एक बार निकाल के देखो। नेक्स्ट है कंडीशन लिख लो, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस फॉर नो मिनिमम कंडीशन, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। इनमें तो 2 पॉइंट वो जो मैंने सेपरेट बताया वो लिख लेना कि मिनिमम वाले की जब बात आएगी तो क्या, अगर म्यू की वैल्यू कोसेक A/2 से ज़्यादा है तो वहाँ कन्फर्म क्या होने वाला है TIR। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि अगर A की वैल्यू ट्वाइस IC से ज़्यादा है तो भी वहाँ पे क्या होगी, नो इमरजेंट रे आने वाली, मतलब सारा ही TIR होगा। बात नहीं, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। और फॉर दैट कंडीशन अपन क्या कहेंगे कि ये वाला और ये वाले के लिए ये R1 है और ये क्या है R2। पर अपने को पता है फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस क्या कह सकते हैं कि I2 जो है वो 90 डिग्री है, तो R2 हमारे अपने आप क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल, जिसे आप क्या कह सकते हो IC। और हमें पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, तो मैं ये लिखूँगा R1 प्लस IC इज इक्वल टू A। तो R1 की वैल्यू आ गई A माइनस IC।
ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या लिखोगे? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, पर अपन वो म्यू रिलेटिव से देख रहे हैं, इसलिए μ1 μ2 के बारे में नहीं। बाहर वाला लाइटर मीडियम है, अंदर वाला डेंसर है, तो डायरेक्ट अपन तो म्यू रिलेटिव से लिखेंगे ताकि अपने को याद रहे। क्या आ जाएगा? μ1 की वैल्यू 1 sin i इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव लिख रहा हूँ मैं इसको, μ2 की जगह क्या लिख रहा हूँ? म्यू रिलेटिव। तो अपने आप समझ जाना, अगर बाहर वाला कोई सा भी मीडियम होगा तब भी मुझे तो म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम से ध्यान में रखना है ना। तो म्यू रिलेटिव इनटू साइन ए माइनस आई सी, क्या आया? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन कितना आ जाएगा? ए कॉस आई सी माइनस कॉस आई सी साइन ए कॉस ए साइन आई सी। ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? साइन ए आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए कॉस आई सी की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 अपॉन म्यू हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस कॉस ए इंटू 1 अपॉन म्यू। यहाँ से साइन आई सी की वैल्यू क्या? साइन आई की वैल्यू क्या आ गई? म्यू कॉमन आके कट गया, क्या आ जाएगा? साइन ए अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स ऑफ साइन ए रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। समझ में आ गया? तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अपन क्या लिखते हैं? ये लिखा था कि a प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसी कंडीशन में मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। सुनना, अगर मैं कहूँ I2 तो आप क्या कह रहे हो? 90 डिग्री फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना। तो अपने क्या आ गया? ये आ गया डेल इज इक्वल टू I1 प्लस 90 माइनस ए, यही आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर और क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? ये हमारे पास डेल आ गया, अब इसमें क्या कह सकते हो तुम? एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है ना अपने को? पता है ना, अपन ने जनरल के लिए निकाला, यहाँ से उठाया, इसमें पुट किया, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? डेल मैक्सिमम, मैक्सिमम डेविएशन। इस वाले केस में जब यहाँ पे TIR नियो के ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा होगा तो मैक्सिमम डेविएशन ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले का यूज़ है। अब देखो इसमें बहुत सारे तरह तरह के फॉर्मूले बनते जा रहे हैं एंड दे आर यूजफुल। वो चल तो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अलग अलग कंडीशन दूंगा, अलग अलग कंडीशन से आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, लिखो। Find the angle of prism. Find the angle of prism for which light entering from first surface
does not come out from second surface, does not come out from second surface if prism is of glass and outside medium is water. Prism is of glass and outside medium is water. क्या कंडीशन, क्या सोच रहे हो, क्या लगाना चाहिए? म्यू तो दे रखा है, वो लगाओ, या फिर अभी बताया था a इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ आई सी, बताया था ना। और आई सी की वैल्यू से मुझे एक चीज़ क्या पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू रिलेटिव से आई सी निकल जाता है, वहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि आउटसाइड मीडियम, देखो यहाँ डायरेक्ट ध्यान में रखना, आउटसाइड मीडियम आ रहा है तो वो कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये 4/3 है, ग्लास जो है वो कितने का है, 3/2 का। तो म्यू रिलेटिव क्या निकालूंगा कि 3/2 बटे 4/3, दिख रहा है ना, 3/2 ज़्यादा होता है ये, तो क्या आ गया 9/8 आ गया, है ना। तो आई सी निकालो, आई सी क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/9/8 म्यू रिलेटिव से, तो साइन इनवर्स ऑफ 8/9 आ गया। तो मुझे पता है a मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ आई सी फॉर नो इमरजेंस, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 8/9, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूं, बोलो। 0.9 हो चुका है ये, 0.9 कहाँ पे होता है, कर लोगे यहाँ पे। अगर आसपास का ऑप्शन मिल जाता है तो फिर खतरा है, क्योंकि सारे अगर पास के ऑप्शन होंगे तो फिर जजमेंट लेना मुश्किल होगा, है ना। तो थोड़ा देख लेना, जैसे वहाँ 75 की भी वैल्यू देखनी पड़े या 80 इनकी भी देखनी पड़े, तो थोड़ा उसका वो ध्यान में रखना। वो फॉर्मूला लगा के देख लेना, साइन 45 प्लस 37, 45 प्लस 37 लगा लो ना, तो 82 आ जाएगा ना यार। अब वो 82 के आसपास अगर वैल्यू 0.9 को टच कर रही है तो मतलब सही सोच रहे हो 82 की लाइन पे। तो आपको क्या है, थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया, मान लो तुम्हारे को आंसर दे दिया, एक तो 150 एक 160, फिर कैसे आइडिया लोगे। तो 75 की तो वैल्यू डायरेक्ट याद होगी सही, √3 + 1/2√2, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A prism has second surface. A prism has second refracting surface. तू वहीं रहे, सोचना भी मत आगे आने की। Prism has second refracting surface polished. A beam of light incident on first surface will retrace its path if angle of
incidence is mu of prism is √2, angle of prism is 30 डिग्री। क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दे रखा है, इंसिडेंट एंगल पूछा हुआ है और आपसे कह रखा है कि सेकंड वाला जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। निकल ही जाएगा, ये तो इजी है, निकालो जल्दी से। पॉलिश करने का मतलब क्या बना दिया आपने, मिरर बना दिया इसको। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, 30। अब लाइट ऐसे गई और इस पे जा रही है यूं, तभी तो रिट्रेस करेगी, है ना। तो भले तुम थोड़ा ज़्यादा बना दो, तुम्हें ऐसा फील नहीं आ रहा हो कि यार ये तुमने ये वाला एंगल वो बना दिया, तो ऐसे बना दो, तो ये थोड़ा यूं घूमनी चाहिए थी तो घूम गई और यहाँ पे एंगल ये आ गया। अब क्या चीज़ पता है, 30, 90, 60, ये सीधी सी बात। 30 पता है, ये पूछा है। अब इससे सीधा क्या होता है, क्या आ जाएगा कि 1 × sin i इज इक्वल टू √2 × sin 30। तो i की वैल्यू क्या आ गई। तो ऐसे प्रिज्म के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजी होते हैं, बट ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्या अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है, इफ ए सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू हैव, इफ ए सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू हैव ए मिनिमम डेविएशन ऑफ 38 डिग्री। अब क्वेश्चन देखो ट्रैक से बाहर हो चुका है, क्योंकि एंगल ऐसा आ चुका है जो अपने जाना पहचाना नहीं है। A certain prism is found to have a minimum deviation of 38 degree. It produces deviation of 44 degree when angle of incidence is either 44 नहीं, when angle of incidence is either 42 degree or 62 degree, 42 degree और 62 degree। पूछा है what is the angle of incidence when it is undergoing minimum deviation। what is angle of incidence when it is undergoing minimum deviation। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जब ये मिनिमम डेविएशन पे जा रहा हो। क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग बट कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो उसने क्या कहा है। 19 नहीं, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक प्रिज्म है जिसका मिनिमम डेविएशन कितना है 38। तो सबसे पहले तो लिख लो कि डेल मिनिमम मुझे दे रखा है 38 डिग्री। फिर उसने कहा है कि उस डेविएशन की जो वैल्यू है, नहीं क्या बोला उसने, ये बोला इट प्रोड्यूसेस डेविएशन ऑफ 44 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस। तो मुझे बताओ, उसने कहा ईदर का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 42 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये समझ जाऊंगा कि यहाँ पे इमरजेंट एंगल 62 डिग्री है। ये मेरे को बताया गया था। अब ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से यूज होती है, ईदर 42 डिग्री और 62 डिग्री, मतलब या तो 62 डिग्री इंसिडेंट है तो इमरजेंट 42 हो जाएगा, 42 अगर इंसिडेंट है तो इमरजेंट 62। तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन, अब देखो फॉर्मूला कहाँ का यूज करना है, कौन सा, I1 + I2 इज इक्वल टू A + डेल।
मिनिमम नहीं था वहाँ पे, क्या था, डेल। ठीक है, वो तो मिनिमम तो तब था जब I1 I2 क्या थे, बराबर। अब मुझे पता है ये कितना 42, ये कितना 62 इज इक्वल टू ए, मुझे निकालना है डेल कितना आया था, देखो उसमें 44 दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये आ गया 104 माइनस 44, ये देखो 60 आ गया, ए की वैल्यू आ गई 60। ये मिनिमम डेविएशन पे नहीं, ये तो फिक्स आ चुकी है कि ये ए की वैल्यू इतनी, पर अब मिनिमम डेविएशन पे बात करते हैं, क्या कि आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 60, मिनिमम डेविएशन 38/2, कितना आ गया, अनएक्सपेक्टेड आंसर, पर यही है। और इसमें कुछ नहीं करना था, केवल जोड़ प्लस माइनस ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपको समझने का थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है फाइंड ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आज कौन से नंबर का लेक्चर है अपना, हट झूठ बोल रहा है, आज 13 ही है, अभी तो ये चलेगा 24 लेक्चर। अपने क्लासेस चलेगी, अपन तो मर्जी पड़े जब तक ले सकते हैं। नहीं, वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, किसी टीचर की हो किसी की नहीं हो, ये समझ लो तुम तो, मतलब तुम्हें 2-1 क्लास तो एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे तैसे आप कैसे भी एडजस्ट कर लो। तो मान लो अगर आज क्या डेट हो गई, 10 हो गई ना, 11 12 अगर होती भी है ऑनलाइन तो भी हो गई, पर लेक्चर कोई सा मत छोड़ना, अगर ऑनलाइन होती भी है ना तो भी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें चल रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं आप लोगों को वाला पार्ट पढ़ाऊँ जो बिल्कुल लर्निंग पार्ट है, इसके जस्ट वाला बात वाला, मतलब प्रिज्म का डिस्पर्जन वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादातर लर्निंग पार्ट के अंदर है, जिसके अंदर फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर ये, और वो प्योर एडवांस पे ही आता है, और या फिर उससे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पर वो क्या होता है कि वहाँ पैराग्राफ बना हुआ आता है, उसका पूरी थ्योरी वो बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, तो आधा तो यूँ ही हो जाता है कि यार इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, बाकी होता वो ईजी है, डिस्पर्सन, डेविएशन, ये सारी चीज़ें। तो अपना देखो 12 को क्लास रहेगी, फिर 13, 14, 15, 16, 17 को क्लास रहेगी, है ना, 17, तो आ जाओगे 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और अभी आज कितने लेक्चर हो गए अपने, 23, और नवंबर होता है 30 का, हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट लिखो, मतलब होपफुली जहाँ तक मेरा मानना है अपन 24 नवंबर तक ये कंप्लीट कर चुके हों, एक्सपेक्टेड है, ±1 तो चलता ही है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ए मटेरियल, क्या करेंगे भाई, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अगली स्टेप मेरी डायरेक्ट क्या होगी, √3 इज इक्वल टू साइन a/2 cos a/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, इससे कैंसिल cos a/2 इज इक्वल टू √3/2, तो a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की वैल्यू 60 डिग्री। ऐसे आंसर जल्दी लाना पड़ेगा। क्या किया मैंने, a और डेल मिनिमम बराबर थे, तो 2a डिवाइड बाय 2, तो a तो साइन a अपॉन साइन a/2, कौन सा फॉर्मूला लगा है, वही 2 साइन a/2 cos a/2। आ गया समझ। चलो अब लिटिल बिट डिफिकल्टी, लिखो क्वेश्चन।
देखते हैं इस क्वेश्चन पे कितने दावेदार हैं जो आंसर निकाल पाते हैं। ए प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू π/2। ए प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू π/2। It is given that gamma is the angle of minimum deviation. It is given that gamma is the angle of minimum deviation and beta is deviation of the ray entering at grazing incidence. Beta is the deviation of ray entering at grazing incidence. Prove that. नहीं प्रूव कहूँगा तो फिर तुम लोग कहोगे कि यार सर ये तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन गामा इन फॉर्म ऑफ बीटा। अब तो आ सकता है ये क्वेश्चन। डिफ़िकल्टी लेवल अगर पहले 10 में से 4 रेटिंग के चल रहे थे तो जस्ट 8 हो चुका है। क्वेश्चन की थीम पे जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी से, और टाइम केवल 3 मिनट अलाउड है इसके लिए। मैंने शुरुआत में क्या लिखा है? ए प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं एंगल कर रहा, सॉरी मैं गलत बोल गया। रिफ्रैक्टिव एंगल, फिर से वो दे रहा हूँ आपको 3 मिनट का टाइम। रिफ्रैक्टिव एंगल है π/2। क्या करा मैंने, देखो एक प्रिज्म में प्रिज्म एंगल 90 डिग्री दे रखा है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू गामा दे रखी है, बीटा दे रखा है, डेविएशन जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है यानी आई की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, वो बाद में यूज़ करेंगे। पहली चीज़ यूज़ करेगी म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन a/2, ये होता है। अब ए की वैल्यू 90 डिग्री है तो 45 इधर हो जाएगा, यहाँ पे भी 45 और ये डेल मिनिमम बाई 2, इनका फॉर्मूला लगा दिया है ना, साइन ए प्लस बी का। तो ये देखा साइन 45 सब में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/√2 1/√2 सब में कैंसिल, तो कितना आया है? साइन गामा/2 प्लस कोस गामा/2 इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि मिनिमम डेविएशन को उसने गामा बोला है। अब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर गामा/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा/2 प्लस 2 साइन गामा/2 कोस गामा/2 होता है, उसको साइन 2 गामा/2 करेंगे तो उससे म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो साइन गामा की वैल्यू क्या आ गई? म्यू स्क्वायर -1। ये साइन गामा पूछा था हमारे से, पर नॉट इन द फॉर्म ऑफ म्यू, इन द फॉर्म ऑफ बीटा। तो अभी तो अपन ने केवल ये निकाला है, मुझे क्या निकालनी चाहिए? म्यू इन सब की कंडीशन। पर उसने एक चीज़ दे रखी, क्या भाई? इंसिडेंट एंगल जो है ना वो आप क्या लो, यूं। तो ये लाइट ऐसे गई, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हुआ तो क्या चीज़ होगी? इंसिडेंट माइनस, मतलब अपने को कुल मिला के डेल नेट जो होता है वो क्या होता है? डेल 1 प्लस डेल 2। ये क्या होता है? I1 माइनस R1, और ये क्या होता है? I2 माइनस R2। मुझे ये क्या दे रखा है? 90 माइनस IC। देखो ध्यान से, उल्टा कह दूं भाई, बात मैंने क्या कहा था? प्रिज्म से बाय फेस ज्योमेट्री होती है, इधर से इंसिडेंट कराओगे तो दूसरे से। तो यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल हो चुका है, कह सकते हैं ना। अब मुझे बताओ R2 की वैल्यू कैसे निकालें? R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पता है हमारे को, कौन सी चीज़ पता है? एक और चीज़ पता है ना मुझे, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है? A। क्या R2 की वैल्यू में ऐसे निकाल लूँ A माइनस R1?
ए कितना होता है 90 दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस R1 कितना है IC। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस I2 की वैल्यू क्या है, ये I2 माइनस ये कितना आ जाएगा 90 प्लस IC। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया डेल नेट की वैल्यू I2 के इक्वल आ गई। I2 इज व्हाट इमरजेंट एंगल, और ये डेल नेट क्या दे रखा है उसने बीटा, मतलब ऐसे कह सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू I2। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना चाहिए I2 के लिए, मैं क्या निकालूँ, अपने को एक चीज़ पता है सीधे सीधे कि ये वाली चीज़ के लिए मैं क्या कह सकता हूँ I2 के लिए, I2 के लिए क्या कह सकते हैं, अभी अपन ने ये चीज़ निकाली हुई है। देखो एक ही फॉर्म में अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, अरे यार दोनों तरफ साइन ले लो, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन I2, ये तो लिखोगे ना। और क्या इसकी जगह ये लिख सकते हो क्या, साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R2। और अभी R2 की वैल्यू बताई मैंने, साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन A माइनस R1। और यहाँ मुझे पता है कि म्यू साइन A की जगह 90 माइनस R1 है ना, तो साइन बीटा की जगह क्या आ जाएगा म्यू साइन R1। और साइन R1 तो क्रिटिकल एंगल है ना, सॉरी कॉस R1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने को पता है कि यहाँ पे R1 जो है वो क्रिटिकल एंगल है, तो क्या आ जाएगा जब R1 क्रिटिकल एंगल है तो साइन IC की वैल्यू क्या है 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कितना आना चाहिए म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन म्यू, यही तो आएगा। अगर साइन IC इतना होता है ना तो कोस IC इतना होता है। तो यहाँ क्या हो गया दोनों तरफ, तो यहाँ बताओ साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर क्या पता लग रहा है, साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ, ये आंसर आ गया। अब एक ही क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल देख लो आप लोग। कुछ के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ये क्या हुआ क्या I1 R1 IC। प्रिज्म में यही सबसे बुरी चीज़ है, जैसे नहीं होता क्या कि एक ही बॉडी पार्ट में अलग अलग तरह के नाम रहते हैं, जैसे बायोलॉजी के अंदर, वैसे ही इसमें क्या है कौन सी इक्वेशन कब यहाँ पे यूज़ आ रही है, ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अभी बताओ ये क्वेश्चन इतना बड़ा है अगर मैं इसको यूँ कह देता ना कि साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्रूव करो, तो तुम्हारे में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अब इसी जगह पे अब मान लो ऑप्शन अपने को दे रखे होते कोस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा, तब ये क्वेश्चन है ज़बरदस्त। देखो ये होता है प्रिज्म। अब इसमें मैंने एक चीज़ बोली थी आप लोगों से, अगर सामने खड़े होके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आंखों को ऐसे करूं और आप लोग आपके व्यू के हिसाब से करूं। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे, या आप लोग इससे ट्राई भी कर सकते हो। मैं उस विंडो को देख रहा हूँ, विंडो मेरे जस्ट कहाँ है सामने, इसको रख के देखो तो, पर मुझे दिखेगी किधर नीचे, इस जगह दिख रही है और पूरी कलरफुल दिख रही है। कैसे हुआ, एक तो यहाँ से लाइट गई, उसने क्या करा पाथ चेंज करा, फिर सेकंड सरफेस से हुई, सेकंड सरफेस से होने के बाद क्या हुआ। अब देखो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोग इसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा, खुद करके देख लेना। पहले तो ये देखो कि मेरी आंखें दिख रही क्या, खड़े होकर देख लो, दिख रही है, थोड़ी जहाँ होनी चाहिए वहाँ तो नहीं दिख रही होगी है। या अपन इस पे देखो, इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे वो इस जगह पे अगर अपन देखें किसको दिख,
एक तो किसी ने इस पर क्या है, काला कलर डाल दिया। यहाँ तो नहीं दिख पाएगा यार। देखो आप लोग, यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर, ठीक है। ये होता है डेविएशन, दिखाई कहीं और दिया। और आप लोग चाहो तो एक एक करके देख सकते हो। जो भी कलरफुल ऑब्जेक्ट वाइट कलर वाले हैं ना, उनको देखो आप, बाउंड्री में क्या दिखेंगे, दो रेनबो नजर आएंगे, एक सीधे कलर में और एक उल्टे कलर में, ठीक है। तो ये अब जैसे मैं इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा तो आप कहोगे ना कि सर ये TIR कैसे हुआ, उसको ही मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने यूँ देखा, इस तरीके से देखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब मुझे देखो, इसके जो पाँव है ना वो यहाँ दिख रहे हैं। क्यों दिखे यहाँ पे? यहाँ से रे एंटर हुई, सेकंड सरफेस उसके लिए कौन सी हुई, ये वाली। पर यहाँ से उसका क्या हो गया, TIR। फिर किधर चली गई, इधर। पर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा नहीं था, इसलिए वो बाहर निकल गई। तो मुझे दिखाई किधर दिया, इस वाले फेस पे, जबकि इसके पाँव कहाँ थे, नीचे। और आप लोग इससे देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अभी मैं यही अगर आगे उस विंडो को देखूंगा ना, तो वो विंडो मुझे वहाँ पे ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। नॉर्मल इसके लिए यूँ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया। अब अगर मैं पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखूंगा तो अब मुझे वो विंडो नीचे नज़र आ रही है, और जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर बढ़ा रहा हूँ तो इधर की तरफ नज़र आ रही है। कारण उसके पीछे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अपन ने कहा था ना, पहले बढ़ाते हैं तो मिनिमम डेविएशन आता है, इसलिए वो रे इधर से ही निकल रही है और इधर से ही हमारे को क्या सारी चीज़ें नज़र आ रही है। पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, TIR की कंडीशन। तो TIR पे क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो पास कर करके देख लेना, पर रिटर्न जरूर कर देना। पीछे देखो, पीछे चलो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सफिशिएंट है क्वेश्चन कि और कराओ। इसमें तो हर क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा। चलो एक बताओ, एक थिन प्रिज्म है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुम्हारे से। एक थिन प्रिज्म है, वो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, म्यू की वैल्यू 3/2 और ए की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री, ठीक। आपसे बोला हुआ है कि प्लेन मिरर को कितना रोटेट करना चाहिए कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज ना हो। आपको एक थिन प्रिज्म दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री है। आपसे ये बोला हुआ है हमें प्लेन मिरर को कितना रोटेट करना चाहिए कि क्या हो, जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो ऐसा ही लगे कि उसी रास्ते पे गई है, कहीं चेंज नहीं हुई। करेंगे कैसे? ये प्रिज्म क्या करेगा, लाइट के पाथ को डेविएट कैसे करेगा, डेल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, क्योंकि मिनिमम और यहाँ पे थिन प्रिज्म आ चुका है तो फॉर्मूला अब वो अलग लगेगा। तो म्यू -1 यानी 3/2 -1 यानी इंटू ए यानी 1/2 डिग्री हो गया। यानी इसने कितना घुमाया, लाइट के पाथ को कितना घुमाया, ½ डिग्री। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि वो ½ डिग्री भी घुमा हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लेन मिरर को घुमाना पड़ेगा। तो कितना घुमा दूंगा, अरे भाई प्लेन मिरर है, ये ½ डिग्री घूम चुका है तो प्लेन मिरर को भी मैं क्या कर दूं, गलत। अब वही कहा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पुरानी चीजें कोलैप्स होती जाती है। व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल, ये होता है फर्क। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1/4
अरे भाई 1/4 घुमाओगे तभी तो रिफ्लेक्टेड रे 1/2 से घूमेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लेन मिरर विल बी रोटेटेड बाय 1/4 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कितने से घूम जाएगी, 1/2 से, क्योंकि अगर अपन मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ही तो, क्योंकि नज़र हमें वही आता है जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हमें दिखाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ध्यान में रखना। ये ऐसे रखा हुआ है, यूँ घुमा दिया मैं, अब उसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ बना नहीं सकता था क्योंकि ये विजिबिलिटी के बाहर चला जाता, क्योंकि ये लाइन आ जाती। मेरी बाउंड्री यहाँ तक ही है। कैमरा वालों तुम भी सुन लेना, ये ऐसे रखा हुआ है। प्रिज्म से 2 इमेजेस भी बन सकती है क्या? प्रिज्म 2 इमेजेस बना सकता है क्या? या प्रिज्म इंटरफेरेंस करा सकता है क्या? देना 1 मिनट। देखो ऐसे ये रखा हुआ है मैंने, तिकोना पार्ट मेरी तरफ रखा मैंने। मेरे जो इमेज होगी ना आँखों की, वो ऊपर भी दिखेगी नीचे भी दिखेगी अगर आप सही से देखोगे तो। ठीक है। अब मैं किसके लिए ये बंद करूँ? तेरी आंखों के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? बस ऑब्जेक्ट बनना है तुझे तो। आप लोग देखो खुद से ही देख लेना यार ये चीज़। अभी हर एक को विजिबिलिटी कैसे लेके आऊँगा? आप सामने कोई भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करना। जैसे मैं तो इसको देख रहा था, ये आप आगे अपन देखेंगे लॉयड्स मिरर और उसके अंदर फ्रेंजल बाइप्रिज्म, एक और चीज़ आएगी जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आती है। उसने ये बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जैसे मैं, उसको थिन प्रिज्म, ये हालांकि ये तो बड़ा प्रिज्म है, इसमें इंटरफेरेंस वैसा नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये दोनों जो होते हैं वो किसकी तरह, सोर्सेस की तरह काम करते हैं। और सोर्सेस की वजह से ये एक अलग इमेज बनाता है, ये अलग इमेज बनाता है, जिनका क्या हो जाता है वहाँ पे इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से वहाँ पे 2 इमेजेस बन रही होती है, वो कलरफुल बनती। एक ऊपर बनेगी और एक किधर बनेगी, नीचे। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ दोनों तरफ से बनेगी और दोनों तरफ से कलरफुल इमेज बन सकती है। ठीक, ये प्रिज्म वाला